Hello, good evening, everybody. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, so today is 3rd of March. Okay, so I will be discussing some very good articles from today's newspaper. Okay, newspaper was somewhat having articles on this Central Asian crisis, the war which is going on. I will take up separate video on the whole thing. Okay, but some other news which are not related to that I will be taking up today. Okay, the first news which I will be taking: India Canada ink uranium deal as Carney meets Modi. Okay, so Prime Minister of Canada and the Prime Minister of India have met in a bilateral talk, and they have decided to go for the Comprehensive Economic Partnership Agreement. Okay, Comprehensive Economic Partnership Agreement, mainly focusing on uranium. Okay, so I will be discussing what are details in the article. Okay, new reality. This is related to updated data on national accounts, mainly GDP and other things. Okay, in light of the recent revision of base year. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द वेनिंग शीन. द वेनिंग शीन जो है ये बेसिकली हमने सितंबर 2025 में, आपको पता होगा, जीएसटी का सेकंड वर्जन लॉन्च किया था, जीएसटी 2.0, जिसमें हमने जीएसटी रैशनलाइजेशन किया था टैक्स स्लैब्स का. पहले 4 टैक्स स्लैब्स हुआ करते थे, अब 2 हैं, 5% और 18% का स्लैब. उसकी वजह से काफी सारी चीजें जो है वो सस्ती भी हो गई थी मार्केट में. लेकिन ये वाला आर्टिकल कहता है कि वो सस्ती चीजें जो है ज्यादा देर तक सस्ती नहीं रहेंगी और बहुत ज्यादा देर तक लोगों को जो है उसका बहुत कंटिन्यूस बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा. वजह क्या है, मैं इस आर्टिकल को पढ़ के आपको सुनाऊंगा. ठीक है, रीथिंकिंग टैक्स सर्चेस फॉर डिजिटल एज, सेक्शन 132 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, ये ऑथोराइज करती है टैक्स अथॉरिटीज को कि वो जाके किसी भी इंडिविजुअल के घर में उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स है, उनको सीज कर सकती है. ठीक है, लेकिन अब जो ये सेक्शन है, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू डिजिटल एसेट्स ऑल्सो, फोन, वर्चुअल डिजिट एसेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो क्या ये राइट टू प्राइवेसी के ऊपर अटैक तो नहीं है? ये वाले आर्टिकल में ऐसे डिस्कशन है. ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, 3 स्पेक्टेटर्स गोर्ड टू डेथ एट बुल चेस इवेंट इन तमिलनाडु. बुल चेस इवेंट जो है तमिलनाडु में जो हुआ है एज द ऑनगोइंग फेस्टिवल. ठीक है, उसमें 3 लोगों की डेथ हो गई है. ठीक है, तो एनिमल क्रूअलिटी प्लस ये जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स है, मच लाइक जल्लीकट्टू. ठीक है, तो उसी तरीके का ये आर्टिकल है. थोड़ा सा इसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, चलो तो फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं. पहला आर्टिकल क्या कह रहा है कि इंडिया और कनाडा ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है, यूरेनियम डील साइन की है. ठीक है, जो पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज, इंडिया एंड कनाडा. ठीक है, तो हमको क्या इंडिया और कनाडा ने, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट का पार्ट है वो क्या है कि $1.9 बिलियन का यूरेनियम सप्लाई हम करेंगे. हाँ, यूरेनियम लेंगे हम ओवर 10 ईयर्स. कहां से? कनाडा से. ठीक है, इंडियन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के लिए हम कनाडा से $1.9 बिलियन वर्थ यूरेनियम हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे. ठीक है, और हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कंक्लूड करना है इस साल. किसके साथ? कनाडा के साथ. ठीक है, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, ये बेसिकली विजिट पे है इंडिया में. ठीक है, हालांकि देयर आर टेंशंस बिटवीन इंडिया कनाडा रिलेशंस, मेनली जो हमारे कनाडा के अंदर जो किलिंग हुई थी खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की. ठीक है, उसमें कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट बताया था. हालांकि वो चीज़ें जो है एस्टेब्लिश नहीं हुई, लेकिन टॉक्स में जो ट्रेड टॉक्स हैं उनमें थोड़ा सा स्ट्रेन आ जाता है ऐसी चीज़ों की वजह से. ठीक है, स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप जो है हमारे पास, पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में, एलपीजी में, यूरेनियम सप्लाईज के फील्ड में, और कॉपरेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, ये जो है इसके ऊपर हमने कई सारे एमओयू साइन किए हैं, और कल्चर के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर भी हम कई सारे एमओयू साइन करने वाले हैं. ठीक है, तो जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, सीईपीए, ठीक है, ये बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी आगे का एक स्टेज होता है, एडवांस स्टेज ऑफ एग्रीमेंट. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद का जो हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, मूवमेंट ऑफ पर्सनल, मूवमेंट ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, ये सारी चीजें हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में करते हैं. ठीक है, और साथ में टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी 2 कंट्रीज के बीच में हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. ठीक है, तो हम ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब साइन करने वाले कई सारे सेगमेंट्स में, इसके लिए सबसे पहले हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस. टर्म्स ऑफ रेफरेंस मींस किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन करने के बाद फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बाद फिर टॉक्स स्टार्ट होती हैं. ठीक है,
टॉक्स एंड नेगोशिएशंस के बाद फिर क्या होता है, फाइनल साइनिंग इन एग्रीमेंट्स की होती है। ठीक है, अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है इसकी जो है ये अभी हमने जो है स्टार्ट किया है, और हम क्या चाहते हैं कि कनाडा के साथ हमारा 2030 तक ट्रेड क्या हो जाए, डबल हो जाए। ट्रेड क्या हो जाए, डबल हो जाए, 2x, डबलिंग द ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कनाडा बाय 2030। ठीक है, और उसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर ग्लोबल फ्यूल अलायंस, जैसे इंडिया इज लीडिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल सोलर अलायंस का भी हम मेंबर है। ठीक है, तो इसमें कनाडा ने क्या कहा कि हम ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है ज्वाइन करेंगे, और इसमें हम एक दूसरे के साथ और ज्यादा बेटर कोऑपरेशन करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी में। ठीक है, हालांकि दोनों लीडर्स जो हैं इस वक्त जो सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया में जो एस्केलेशंस हो रखी हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक वे में रिजॉल्व करने की जरूरत है, और डिप्लोमेसी और डायलॉग जो है वो बेस्ट वे है इसको रिजॉल्व करने का। ठीक है, मिस्टर कार्ने, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने इज द फर्स्ट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो बायलैटरल विजिट कर रहा है इंडिया में आफ्टर जस्टिन ट्रूडो, जिसने 2018 में विजिट किया था, और फिर 2023 में G20 समिट के लिए वो आए थे यहाँ पे। ठीक है, अब इन विजिट्स के बाद हम दोनों क्या कर रहे हैं कि कई सारे खालिस्तानी ग्रुप्स, खालिस्तानी लीडर्स जो हैं कनाडा में सेटल्ड हैं, इनके ऊपर भी हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके बात करेंगे। ठीक है, और कैसे ट्रांजिशनल रिप्रेशन करना है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड कनाडा विच वी आर गोइंग टू टेक टू द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लेवल। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल में बताया, थोड़ा सा देख लो। न्यू रियलिटी, ये आर्टिकल जो है बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, ये बेसिकली बात कर रहा है कि हमारा जो इंडिया में इस समय बेस ईयर रिविजन हुआ है, ठीक है, इन द नेशनल अकाउंट्स, बेस ईयर रिविजन। ठीक है, अब बेस ईयर क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और बेस ईयर रिविजन की वजह से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, जैसे आपको मैंने बताया था पहले ही, 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंट की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BN गोल्डर। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BN गोल्डर। अब BN गोल्डर कमेटी ने काफी सारे एरियाज में रिकमेंडेशंस दिया। ठीक है, पहला बेस ईयर का रिविजन रिकमेंडेशन दिया, फिर न्यू डाटा सोर्सेज के बारे में बताया कि नया डेटा सोर्सेज लाने की जरूरत है हमें। ठीक है, और उसके बाद इसने मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स पे भी रिकमेंडेशन दिया। अभी मैं उसको पहले बेसिक्स से सारा अच्छे से डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जो डिस्कस करना है, हमको ये बेस ईयर रिविजन वाला जो पार्ट डिस्कस करना है। आई विल टेक यू टू अनदर प्लेटफॉर्म, उसके लिए आई हैव सम अदर प्लेस टू गो। ठीक है, लेट अस सी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आई विल टेक यू टू दिस प्लेस। ठीक है, सबसे पहले आई विल टेल यू व्हाट इज अ बेस ईयर। ठीक है, और हमें बेस ईयर की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग विच आई विल टेल यू। ओके, अब बेस ईयर क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहां पे क्या है, डिकोडिंग अ बेस ईयर। व्हाट इज अ बेस ईयर, प्लीज अंडरस्टैंड। बेस ईयर क्या होता है, एक ऐसा ईयर इकोनॉमिक्स की अकाउंटिंग के लिए हम पास्ट का कोई ऐसा ईयर सेलेक्ट करते हैं जो नॉर्मल ईयर हो, जिसके लिए हमारे पास डेटा पूरा अवेलेबल हो, और हम वहां से उस बेस ईयर के रेफरेंस पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके रियल ग्रोथ के एस्टिमेट्स निकालते हैं। ठीक है, सो बेस ईयर क्या होता है कि हमको नेशनल इनकम का डेटा अगर लेना हो, या हमको प्रोडक्शन का डेटा लेना हो, या हमको एक्सपेंडिचर का डेटा लेना हो, कोई सा भी डेटा अगर हमको लेना है, ठीक है, कोई सा भी डेटा अगर लेना है, एक्सपेंडिचर एग्रीगेट्स का डेटा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक बेस ईयर। बेस ईयर को हम क्या कहते हैं, एक रेफरेंस ईयर होता है। ये एक रेफरेंस ईयर होता है जो पास्ट में होता है, करंट ईयर का नहीं होता ये एक पास्ट ईयर होता है। ठीक है, और इसको हम यूज क्या कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट रियल ग्रोथ। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट रियल ग्रोथ, क्योंकि करंट ईयर के ग्रोथ के या नेशनल अकाउंट्स के जितने भी फिगर्स होते हैं उनमें एक चीज कंसिस्टेंटली साथ रहती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब जब इन्फ्लेशन रहेगा तो इन्फ्लेशन की वजह से फिगर्स बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आते, इसलिए हम करंट ईयर्स की प्राइसेस पे या करंट ईयर के डेटा को क्या कहते हैं, नॉमिनल डेटा। जैसे जीडीपी हो गया तो नॉमिनल जीडीपी, नेशनल इनकम हो गया तो नॉमिनल नेशनल इनकम। तो रियल बेस ईयर की प्राइसेस पे हम जब डेटा कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रियल डेटा, या रियल जीडीपी, रियल पर कैपिटा इनकम, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बेस ईयर हमेशा नॉर्मल ईयर होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा लास्ट टाइम जो रिवीजन हुआ था,
लास्ट रिवीजन जो हुआ था बेस ईयर का वो हुआ था 2015 में, और तब हमने बेस ईयर किसको रखा था, 2011-12 को हमने जीडीपी के लिए, नेशनल अकाउंटिंग के लिए बेस ईयर माना था। अब आज की डेट में हम हैं 2025-26 में, विच इज वे टू बिहाइंड। ठीक है, अब 2025-26 को अगर आप बेस ईयर मान के, 2025-26 में भी अगर 2011-12 को आप बेस ईयर मान के चल रहे हो तो डेफिनेटली आपका डेटा जो है वो आउटडेटेड होगा, आपके जो मेथोडोलॉजी है वो भी थोड़ी आउटडेटेड होगी, और कंजम्पशन पैटर्न बदल गया, इकोनॉमी का सेक्टोरल कंपोजिशन बदल गया, काफी ज्यादा रिफॉर्म्स आ गए, डेटा के नए नए सोर्सेज हमारे पास आ गए, तो इस वजह से वो डेटा बहुत ज्यादा एक्यूरेट आपको जो है नहीं मिलता अगर आप बेस ईयर सेम रखते। इसीलिए मैंने आपको बताया 2024 में कौन सा कमेटी बिठाया गया, बी एन गोल्डर कमेटी। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस कमेटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बी एन गोल्डर कमेटी ने पूरे, बी एन गोल्डर कमेटी के साथ और भी 5 सब कमेटीज थी। 5 सब कमेटीज मींस रियल डेटा स्टैटिस्टिक्स पे एक कमेटी, मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स पे एक कमेटी, ठीक है, और डेटा सोर्सेज पे एक कमेटी, तो 5 इसके साथ सब कमेटीज थी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बी एन गोल्डर कमेटी को क्या मैंडेट दिया कि आप चेक करोगे कि हमको नया बेस ईयर कौन सा रखना है। सो इट्स मैंडेट वाज रीबेसिंग, इट्स मैंडेट वाज रीबेसिंग। रीबेसिंग का मतलब चेंजिंग द बेस ईयर एंड सेटिंग अ न्यू बेस ईयर फॉर अकाउंटिंग ऑफ द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब रीबेसिंग का यहां पे डेफिनेशन भी दिया हुआ, अगर आप यहां पे देखोगे, रीबेसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द बेस ईयर यूजिंग रिवाइज्ड एंड इंप्रूव्ड डेटा। रिवाइज्ड और इंप्रूव्ड डेटा यूज करेंगे हम रियल ग्रोथ के स्टैटिस्टिक्स को या करंट स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए रियल ग्रोथ को, रियल आउटपुट को मेजर करने के लिए हम बेस ईयर का जो कंसिस्टेंटली रिवीजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीबेसिंग। तो 2015 के बाद अब रीबेसिंग कब हुआ, 2026 में आके। तो मम्मी इसका मतलब यह है कि हमको 10 साल से ज्यादा टाइम पीरियड लगा रीबेसिंग करने में। उसकी वजह यह है कि जब 2015 में रीबेसिंग कर लिया था हमने, अब हम 2020 में रीबेसिंग करते, लेकिन 2020 में आपको पता है कि 2017 में जीएसटी लागू हुआ, 2018 में जो है 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो 2018-19 के हमारे पास डेटा फिगर्स जो है वो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन की वजह से थोड़े से जो है फिगर्स बड़े फज्ड फिगर्स थे। ठीक है, हमारे पास फिगर्स बहुत क्लियर नहीं थे क्योंकि उसका टेम्परेरी इंपैक्ट्स अभी भी चालू थे। ठीक है, 2020-21 के चांसेस थे कि हमारे पास डेटा जो है वो नॉर्मल आ जाता, लेकिन 2020-21 में हमारे पास क्या हो गया कि कोविड का टाइम पीरियड आ गया। अब 21-22 फिर कोविड के टाइम पीरियड और कोविड का आफ्टरमैथ वाला पीरियड रहा। ठीक है, इसीलिए बी एन गोल्डर कमेटी ने फाइनली नया बेस ईयर जो है वो कौन सा सेलेक्ट कर दिया, इसने कहा कि वी विल बी हैविंग 2022 एंड 2023 एज द न्यू बेस ईयर। अब ग्रोथ के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमारे फाइनेंशियल ईयर के साथ अलाइंड होते हैं, इसलिए हम ग्रोथ के लिए बेस ईयर जो लेते हैं वो 2 लेते हैं। ठीक है, अब बेस ईयर को लिखने के लिए जो कन्वेंशन है वो ऐसा रहेगा, अब हमारा जीडीपी कोलन 2022-23 विल बी इक्वल टू 100। ये बेसिकली लिखने का जो कन्वेंशन है। ठीक है, अब इसको कन्वेंशन को अगर हम लिखेंगे 25-26 तो इट विल बी इक्वल टू 107। इसका मतलब 2022 से लेके 2022-23 से लेके 25-26 तक करीब करीब 7% का ग्रोथ इकोनॉमी में हुआ है। ये जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि बेस ईयर को लिखने के कन्वेंशंस कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, तो उसके बाद अब जो ये रिफॉर्म है बेस ईयर को रिवाइज करने का, 2011 से लेके हमने कहां पे लेके आ गए, 2022-23 पे। तो हमारा नया बेस ईयर पर्टिकुलरली नेशनल अकाउंट्स के लिए क्या है, अब हमारा नया बेस ईयर जो है वो है 2022-23 का। प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, अब 22-23 को हमने क्यों ध्यान में रखा और क्यों इसी साल को, 21-22 को क्यों नहीं, क्योंकि वो कोविड के आफ्टरमैथ ईयर था। 20-21 को क्यों नहीं, वो कोविड के टाइम पीरियड का ईयर था। और 19-20 को क्यों नहीं, वो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के आफ्टरमैथ वाले ईयर्स थे। और 2015 में तो हमने पहले रिवीजन करके 2011-12 को रखा था, तो हमें अप्रोप्रिएट ईयर नहीं मिल पाया जिसको हम बेस ईयर बनाते। तो इसलिए अब हमने 19-20, 20-21 ये सारे कोविड ईयर की वजह से जो है, ये कोविड पेंडेमिक की वजह से इंपैक्टेड ईयर्स थे। तो मोस्ट रिसेंट नॉर्मल ईयर जो हमारे पास था वो कौन सा था, 22-23 का। इट इज द मोस्ट रिसेंट नॉर्मल ईयर। इसमें कोई भी बड़ा इकोनॉमिक इवेंट ऐसा हुआ नहीं जिसकी वजह से हम इसको बेस ईयर ना चूज कर सके। तो ये मोस्ट रिसेंट, अब बेस ईयर की क्राइटेरिया में याद रखना, ये मोस्ट रिसेंट ईयर होना चाहिए, ये नॉर्मल ईयर होना चाहिए, और इसके लिए हमारे पास डेटा जो है फुली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो बेस ईयर जो है
रिवीजन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको पता है हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद स्ट्रक्चरल शिफ्ट आते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। मान लीजिए 1950s में अगर हम बात करें तो हम एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा ग्रोथ एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा ग्रोथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है एग्रीकल्चर से ज्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस इकोनॉमी में आते हैं। अच्छा, पहले गिग इकोनॉमी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये तो 2011-12 में कहीं नॉन एग्जिस्टेंट चीजें थी। तो इसीलिए अब जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गई ना, अब जीएसटी था ही नहीं, तो जीएसटी वाला डेटा भी यूज नहीं हो रहा था 2011-12 के जो हमारी कैलकुलेशन थी नेशनल अकाउंट्स की, ठीक है। तो इसलिए हमको बेस ईयर का रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि हमको जो है मोर एक्यूरेट डेटा चाहिए और जो हमारी पूरी इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। और उसकी वजह से होगा क्या, इकोनॉमी के जितने भी एस्टिमेट्स हम करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। और मेथोडोलॉजिकल रिफाइनमेंट करने की जरूरत होती है, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखोगे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, जैसे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है, ठीक है, आईएमएफ का यूनाइटेड नेशन बेस्ड है, ठीक है, तो वो हम यूज करते हैं अभी भी, ठीक है। तो ग्लोबली अपने डेटा को ज्यादा रिलायबल, ज्यादा कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए हमको बेस ईयर का रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। अब पिछले एक दहाई में 2011-12 से लेके 2022-23 तक क्या क्या चेंजेस आई है इकोनॉमिक्स में, जो हमको बेस ईयर रिवाइज करना जरूरी हो गया था। चेंजेस देखो कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का और डिजिटल सर्विसेज का काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है, सबसे पहली चीज, ठीक है। उसके बाद कंजम्पशन पैटर्न में चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो पूरी तरह से चेंज हुआ, पर्टिकुलरली कोविड के टाइम पीरियड के बाद। तो अब जो डेटा है वो अकॉर्डिंग टू नए पैटर्न होना चाहिए, जो नया कंजम्पशन पैटर्न है, नया इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है, और जो नई इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रियलिटीज है, उनके बेसिस पे हमारा डेटा जो है आपका होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अब डिजिटाइजेशन की वजह से आपको पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर का डेटा आप मैनुअल रिकॉर्ड से लेते थे, लेकिन अब आपके पास ई वाहन पोर्टल है, ठीक है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन वहां से पता कर सकते हो लोग किस तरीके से व्हीकुलर कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएमएफएस है आपके पास, जीएसटी नेटवर्क है आपके पास, यहां से फर्म्स एंड कंपनीज का डेटा आपको मिल सकता है। तो इसलिए नए नए डेटा सोर्सेज आपके पास आ गए हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, आपको रीबेसिंग करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब पीरियोडिक रिविजन, यूजुअली बीएन गोल्डर कमेटी ने यह कहा है कि ऑलमोस्ट 5 ईयर के बाद रिवीजन होना चाहिए बेस ईयर का, ठीक है। तो पीरियोडिक रिवीजन जो है हमको इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ भी अलाइन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टैटिस्टिक्स में, अकाउंटिंग में कौन रिकमेंड करता है? यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है दैट रिकमेंड्स द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद अब ये जो हमारा नेशनल अकाउंट्स का बेस ईयर है, क्या क्या चेंज हुआ है ये इसमें बताया गया, ठीक है। तो जीडीपी के लिए अगर आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ बेस ईयर क्या है, 2022 और 23 है, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत है। जीडीपी के लिए द बेस ईयर इज 2022 एंड 23। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, वो भी देख लो। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेस ईयर है 2024 का, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन का डेटा जो होता है ये जनवरी टू दिसंबर का पब्लिश होता है, इसलिए सिंगल ईयर मेंशन्ड है। ये अप्रैल टू मार्च पे पब्लिश होता है, इसलिए 2022-2023। इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, विच इज ऑल्सो रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसका नया बेस ईयर क्या है? 2022-23। सो मेनली मेजर स्टैटिस्टिक्स के लिए 2022-23 इज द न्यू बेस ईयर। सिर्फ हमारा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो इन्फ्लेशन है, उसके लिए जो नया बेस ईयर है वो है 2024, ठीक है। अब मैंने रैशनल भी बता दिया क्यों जरूरत है, ठीक है। अब रीबेसिंग की जरूरत मैंने आपको फिर से बता दिया, यहां समरी दिया हुआ है कि नए सेक्टर्स और नए कंजम्पशन पैटर्न्स आ जाते हैं, उसकी वजह से हमको नया बेस ईयर लाने की जरूरत होती है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, यूएन बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ हमको अलाइन करना होता है, और बेटर डेटा हमारे पास होता है, जीएसटी, पीएफएमएस, ई वाहन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये सारी चीजें। तो इसी रीबेसिंग की वजह से अब इंडिया के जो जीडीपी के एस्टिमेट्स है वो मॉडर्नाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब नए जो डेटा सोर्सेज हैं वो हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, व्हाट आर द न्यू डेटा सोर्सेज विच वी आर गोइंग टू यूज। तो पहली जो चीज है वो क्या हुआ है, बेस ईयर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। और दूसरा जो है, फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग विच हैज चेंज इज न्यू डेटा सोर्सेज आर एडेड, ठीक है, न्यू डेटा सोर्सेज, ठीक है। अब ये नए डेटा के सोर्सेज कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले हाउस होल्ड की अगर आपको मेजरमेंट करनी है, तो पहले हम हाउस होल्ड की मेजरमेंट के लिए सिर्फ क्या करते थे, बेंचमार्क रेट्स देखते थे, या सर्वेज या प्रॉक्सी इंडिकेटर्स देखते थे, उससे हम हाउस होल्ड सेक्टर के एस्टिमेशन करते थे। लेकिन अब हम 2 सर्वेज यूज करने वाले, 2 एनुअल सर्वेज, दोनों
आपको याद रखनी होंगी। एक है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, दैट इज कॉल्ड एज एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, असूस। ओके, देन सेकंड इज पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये देगी हमको अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और ये देगी हमको कंजम्पशन पैटर्न एंड कंजम्पशन बिहेवियर का डेटा। तो ये दो सर्वे जो है हाउस होल्ड सेक्टर की मेजरमेंट के लिए हम इन दो सर्वे से डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपनीज का डेटा जो हम यूज करेंगे वो हम करेंगे जीएसटी का डेटा। जीएसटी से हमको क्या पता चलेगा कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जितना भी एस्टिमेशन है वो हम जीएसटी के डेटा से करेंगे, और इसको हम क्रॉस वैलिडेशन भी कर सकते हैं फिर एनुअल नेशनल अकाउंट्स के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डिजिटल डेटाबेस जो है अर्लियर दैट इज कॉल्ड एज MCA 21। ओके, MCA 21, दिस वाज द मेन डेटा सेट फॉर प्रीवियस एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। पहला जो एस्टिमेशन हम करते थे नेशनल अकाउंट्स का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर MCA 21 वाज द मेन डेटा। अब वो वाला डेटा सेट में कुछ कंपनीज होती थी जो शेल कंपनीज होती थी, रजिस्टर्ड तो होती थी, एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करती थी इन प्रॉपर। तो इस वजह से हमको जीएसटी का डेटा जो है हमको क्रॉस चेकिंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और नई सीरीज में क्या होगा कि कई सारे सिस्टमैटिक जीएसटी के यूजेस हम देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मेनली और नॉन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का मेनली, ठीक है। तो यहां से हमको जीएसटी का डेटा जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो तीसरा सोर्स जो डेटा का है वो ई वाहन पोर्टल है। ई वाहन पोर्टल पे जो डेटा बेस है वहां से हमको क्या पता चलेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो लोगों का है उसमें वेहिकुलर साइड पे कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में कितना एक्सपेंडिचर है, ये सारी चीजें जो है हम ई वाहन डेटाबेस से ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का डेटा जो है इसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स जो है वो क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंटिंग करेंगे, और स्टेट्स की तरफ कितना रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी इसी से होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर फिगर्स, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स वो बनाने में हमको ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। अब पीएफएमएस है क्या, ये एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें एंड टू एंड डिजिटल पेमेंट्स का मॉड्यूल दिया गया है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिसीप्ट्स, अकाउंटिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन, ये सारी चीजें पीएफएमएस पे पॉसिबल होती हैं। तो यहां से हमको एक्सपेंडिचर्स को ज्यादा अच्छे से रैशनलाइज कर पाएंगे, और एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम जीडीपी का एस्टिमेशन करेंगे तो हमको ज्यादा बेटर डेटा यहां से मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कई सारी जो स्टडीज है, जैसे इंडिया ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की स्टडी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करेंगे, फिशरीज की स्टडीज हम यूज करेंगे, ठीक है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टडी यूज करेंगे, देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्टडी यूज करेंगे पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे, ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की। तो कई सारे इंस्टीट्यूशन से भी हम डेटा लेंगे जब हम अपने नेशनल स्टैटिस्टिक्स को बनाएंगे, ठीक है। और ये तो हो गया सारी चीजें, ये तो हो गई सिर्फ जो हमारे डेटा के सोर्सेज है। इसमें मोस्टली आपको याद रखना है कि हमको ये जो नए डेटा सोर्सेज हैं ये हमको सिर्फ यूज करने हैं किसके लिए, अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब मेथड्स कौन से हमको यूज करने हैं, ठीक है, मेथडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, ठीक है। 2-3 मेथडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। पहला मेथडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आपको याद रखना है कि डिफ्लेशन का टेक्निक कौन सा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिफ्लेशन के लिए हमारे पास 2 किस्म की गुड्स होती है, एक होती है इंटरमीडिएट गुड, उनका अपना प्राइस बढ़ता रहता है, ठीक है, और एक होती है फाइनल गुड्स, ठीक है, उनका भी प्राइस बढ़ता रहता है। तो पहले क्या कर रहे थे हम, फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स का प्राइस ही सिर्फ देखते थे और उसी हिसाब से हम डेटा को क्या करते थे, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करते थे। दैट इज कॉल्ड सिंगल डिफ्लेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल डिफ्लेशन। तो सिंगल डिफ्लेशन मेथड जो है हमने खत्म कर दिया, सिंगल डिफ्लेशन मेथड हम अब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड्स भी तो महंगी हो जाती हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स अगर महंगी हो गई तो फाइनल गुड्स पे कितना इंपैक्ट पड़ा और फाइनल गुड में कितना प्राइसेस इंपैक्ट हुआ, ठीक है। तो वो सारा इंपैक्ट रियलिस्टिक तरीके से जानने के लिए हम दोनों चीजों का डिफ्लेशन देखेंगे, और दोनों चीजों पे डिफ्लेटर यूज करने का प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, डबल डिफ्लेशन। क्या कहते हैं उसको, डबल डिफ्लेशन। सो वी हैव डिसाइडेड टू यूज डबल डिफ्लेशन मेथड, वी हैव डिसाइडेड टू यूज डबल डिफ्लेशन मेथड, ठीक है। ये है डबल डिफ्लेशन मेथड विल बी यूज्ड, लेकिन ये सारे सेक्टर्स में यूज नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, double deflation will be used for manufacturing sector and also for agriculture sector,
तो बाकी सेक्टर्स के लिए क्या यूज करेंगे हम? सिंगल डिफ्लेशन मेथड? नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, सिंगल डिफ्लेशन मेथड हमने खत्म कर दिया। बाकी सेक्टर्स के लिए हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो मेथड है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। उसको क्या कहते हैं आप? एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन में जो काफी ज्यादा शॉर्ट इंटरवल्स पे जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो एक ट्रेंड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइंस जब ड्रॉ होती है, उन्हीं ट्रेंड लाइंस पे हम फ्यूचर डेटा का प्रिडिक्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। सो एक्स्ट्रापोलेशन विल बी यूज्ड बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का मतलब वो इंडिकेटर्स जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली जो है मेजर करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन का डेटा है, ये सारी चीजें जो है इनको हम यूज करेंगे और ज्यादा माइक्रो लेवल पे हम डिफ्लेटर को इससे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंगल एंड एक्स्ट्रापोलेशन विल बी यूज्ड फॉर अदर सेक्टर्स, लेकिन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डबल डिफ्लेशन और सिंगल डिफ्लेशन का मेथड हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि हम सप्लाई एंड यूज टेबल्स का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, सप्लाई एंड यूज टेबल्स जो है, इससे क्या होगा? डिस्क्रिपेंसीज खत्म हो जाएंगी प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर जीडीपी में। ठीक है, क्योंकि सप्लाई एंड यूज का मतलब है डिमांड और सप्लाई का जब डेटा इकट्ठा करके टेबुलर फॉर्म में हम कैलकुलेट करेंगे तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से या प्रोडक्शन मेथड से, किसी भी मेथड से जीडीपी को कलेक्ट करें तो डेटा में डिस्क्रिपेंसी नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद कई सारे बेटर रेट्स एंड रेशियोज हम यूज करेंगे और मल्टी एक्टिविटी कॉर्पोरेशंस का हम क्या कर रहे हैं? आप सेग्रीगेशन कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, अब ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी है, ऑयल सेक्टर में भी है, अब तो ये वाटर सप्लाई जो प्यूरिफाइड आरओ, रिवर्स आरओ वाटर में भी आ गया। तो इसके कई सारे एरियाज हैं, इनको कहते हैं ऐसे मल्टी एक्टिविटी कॉर्पोरेशंस। ठीक है, मल्टी एक्टिविटी कॉर्पोरेशंस में पहले हम क्या करते थे कि हम पहले क्या करते थे, सिर्फ एक उसका हम उसका सिर्फ एक प्रिंसिपल एक्टिविटी लेते थे। जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड की मान लीजिए ऑयल जो है वो प्रिंसिपल एक्टिविटी है, तो पहले हम प्रिंसिपल एक्टिविटी का डेटा उसका लेते थे और बाकी का जो डेटा है वो उसी से हम क्या कर रहे थे? उसी से एक रफ एस्टिमेट लगा रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? मल्टी सेक्टर एक्टिविटी का हर सेक्टर का अलग अलग डेटा लेंगे। ठीक है, सेक्टोरल डेटा हम जो है कलेक्ट करेंगे कि टेलीकम्युनिकेशंस में रिलायंस इंडिया लिमिटेड का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, या ऑयल सेक्टर में कितना है, बाकी सारी चीजों में क्या क्या सेक्टर है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम यूज करेंगे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। वी विल यूज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे और एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा भी यूज करेंगे, डायरेक्ट एस्टिमेशन फ्रॉम प्रोडक्शन दैट विल आल्सो बी यूज्ड, और कमोडिटी फ्लो अप्रोच, किस तरह से कमोडिटीज हाउस होल्ड की तरफ फ्लो कर रही है वो वाला अप्रोच भी हम यूज करेंगे, ताकि हम बेटर जो है प्राइवेट कंजम्पशन का जो है डेटा ले पाए। ठीक है, अब इसमें क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पस is the international reference classification of household expenditure. Household expenditure को internationally कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि हम इंडिविजुअल कंजम्पशन को अकॉर्डिंग टू पर्पस क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन, इंडिविजुअल कंजम्पशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पस। ठीक है, तो इस बेसिस पे और सेक्टोरल कवरेज है, अलग अलग सेक्टर्स को जो है हम कवर करेंगे रिवाइज्ड फ्रेमवर्क में। तो ये मेजर चेंजेस है हमारे इस वक्त। अच्छा, पहले हमारे हायर्ड जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते थे उनकी सर्विसेज जो है जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ हायर्ड डोमेस्टिक वर्कर्स विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन जीडीपी एस्टिमेशन। ठीक है, उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, गिग इकोनॉमी के बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे रिवाइज जीडीपी सीरीज के अंदर। ठीक है, और एमसीए 21 मैंने कहा ये पहले अकलौता सोर्स था हमारा डेटा का, लेकिन अब हम इसको भी यूज करेंगे, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को भी यूज करेंगे, कंपनीज के रजिस्ट्रेशंस के डेटा को भी यूज करेंगे और कई सारे टैक्स फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स को भी यूज करेंगे, और इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए जैसे ई श्रम पोर्टल है उसका डेटा भी यूज करेंगे, ताकि हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है और गिग इकोनॉमी है, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स है, वो सारे जीडीपी में क्या हो? कैलकुलेट हो। ठीक है, तो ये सारे की सोर्सेज है हमारे पास डेटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, एनपीएस, ओपीएस ये सारा यूज करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस का यूज करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये हमको यूज करनी है। अब ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमको आना है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008, ये तो चल ही रहा है, अब ये कंटिन्यूड है
इसके सारे मेथडोलॉजीज कंटिन्यूड है एसएनए 2025 में भी, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2025 में भी, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेस ये रिकमेंड कर रहा है हमें कि एक तो हमारी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज है उसको क्या करो, खत्म करो, ठीक है। और दूसरा ये क्या कर रहा है कि प्रोडक्शन मेथड या इनकम मेथड से भी या जो भी एस्टिमेट्स आते हैं उनको रिकंसाइल करो, तो डेटा आपका जो है वो एक्यूरेट ही आना चाहिए। तो रिकॉन्सिलिएशन ऑफ डेटा बाय कैलकुलेशन ऑफ एनी मेथड, और उसके बाद स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज जो है उनको खत्म करना है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और यही चीज बाद में हम एक्सटेंड करेंगे अपने स्टेट्स पे भी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी को कैलकुलेट करने के लिए भी यही सारी चीजें हम क्या करेंगे, बाद में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ मेथडोलॉजी एज वेल एज द रिवीजन ऑफ बेस ईयर। नाउ आई विल कंटिन्यू विद द न्यूज, ठीक है। अब ये न्यूज हमें क्या कह रही थी, जो अब मैंने न्यूज यहां पे छोड़ी थी, दिस इज द न्यूज, न्यू रियलिटी, फिजिकल टारगेट्स विल नाउ बी अलाइंड बेस्ड ऑन मोर एक्यूरेट डेटा। ये तो 100% अब हमको आइडिया हो गया कि हमारा डेटा जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। वो ज्यादा एक्यूरेट डेटा होने की वजह क्या होगी अब, क्योंकि हमारे डेटा सोर्सेज बढ़ गए, हमारा बेस ईयर जो है लेटेस्ट हो गया, और हमारा जो है मैथडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हो गई, ठीक है। सारी चीजें, अब ये देखो यहाँ पे भी लिखा है कि हम डबल डिफ्लेटर यूज करेंगे, जो क्या करता है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट सेपरेटली अकाउंट करता है, कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट इंटरमीडिएट गुड्स पे क्या हुआ है और फाइनल गुड्स पे क्या हुआ है। पहले हम सिर्फ यूज करते थे सिंगल डिफ्लेशन, अब सिंगल डिफ्लेशन को हमने खत्म कर दिया, डबल डिफ्लेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया, और एक्स्ट्रापोलेशन हम यूज करेंगे सिर्फ सर्विस सेक्टर में या बाकी दूसरे सेक्टर्स में, ठीक है। इससे हमारे पास डेटा एक्यूरेसी होगी सेक्टर वाइज, ठीक है। और यहां पे भी ये लिखा हुआ है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, एक ये सर्वे यूज होगा, और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सर्वे यूज होगा। और इससे क्या होगा, इससे हमें बेटर कंजम्पशन पैटर्न जो है वो हाउस होल्ड पे पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का डेटा है, ये किसके लिए यूज होगा, ये हेल्प करेगा हमें कई सारे प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को बताने के लिए कि क्या हमारे पास कैसे कैसे जो है जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब जो नई सीरीज है वो कह रही है कि 2025-26 में हमारा ग्रोथ 25-26 में कितने दर से होगा, इट विल बी 7.6%, ठीक है। जबकि अर्लियर 2011-12 का अगर हम बेस ईयर ले रहे थे तो वो कह रहा था 7.4% का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अभी अपवर्ड रिवीजन हुआ, पहले वाले बेस ईयर के हिसाब से ग्रोथ हमारा होना था 7.4%, लेकिन अब वाले हमारे ग्रोथ जो है वो बता रहे हैं कि 7.6% होगा। जो ये इंक्रीज हो गया एस्टिमेट, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड रिवीजन, ठीक है। ये गुड न्यूज है कि अपवर्ड रिवीजन हुआ, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो बेटर होगा। और ये हुआ क्यों, क्योंकि सर्विस सेक्टर में काफी एक्सपेंशन है, और सर्विस सेक्टर हमारा सबसे ज्यादा ग्रो करता है। गिग इकोनॉमी का भी वर्कर जो है अब कैलकुलेट होगा, इनफॉर्मल सेक्टर भी काफी इनकॉर्पोरेट होगा, तो ग्रोथ सारे सेक्टर्स की शो होगी, तो ग्रोथ रेट बेटर रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन इसमें डाउन साइड ये है कि हमारी जीडीपी का साइज जो है इस समय कितना है, पहले वाला एस्टिमेट क्या कह रहा था, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, हमारा अब वाला एस्टिमेट कह रहा है 345.47 lakh crores. This will be the size of our GDP, which is actually 3% lesser. साइज कम हो गया हमारी इकोनॉमी जीडीपी का, ठीक है। it is 3% lesser than the estimates on the previous base year. previous base year पे एस्टिमेट इससे 3% ज्यादा था। तो इसका मतलब यह है कि हम भले ही हमारा, ये अच्छी बात तो है नहीं है कि हमारा डेटा, पर ये ज्यादा बेटर है कि एक्यूरेट डेटा आ गया। अच्छी बात नहीं है कि डाउनवर्ड रिवीजन हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जो है वो तो एक्यूरेट दिख रहा है ना, कम से कम, ठीक है। क्योंकि इस वाली में जो हमारा जीडीपी का साइज दिख रहा था वो एग्रीकल्चर की वजह से भी दिख रहा था, उसमें काफी सारी चीजें और जो है वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब जीडीपी का साइज जो है वो थोड़ा सा 3% जो है डाउनवर्ड रिवीजन आ गया साइज में, लेकिन ये ज्यादा बेटर है क्योंकि ये एक्यूरेट डेटा जो है हमें देगा, और अब हम ज्यादा बेटर प्लान कर पाएंगे कि हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम कैसे जा पाएंगे। जैसे करंटली अब साइज हो गया हमारा $3.8 ट्रिलियन इकोनॉमी, और टारगेट जो है हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाने का, तो हम ज्यादा रियलिस्टिक फैशन में उसकी तरफ मूव कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द चेंज इन द मेथडोलॉजी, चेंज इन द बेस ईयर एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है। द वार्निंग शीट, वार्निंग शीट इज बेसिकली जो प्राइस रिलीफ जीएसटी के जीएसटी 2.0 जो हमने इनकॉर्पोरेट किया सितंबर 2025 में, इसमें हमने दो मेन चेंजेस किए थे।
कि हमारे पास जो पहले टैक्स स्लैब्स थे 5%, 12%, 18% और 28%, हमने मेजरली ये वाले दो टैक्स स्लैब्स जो है क्या कर दिए, खत्म कर दिए। जो यहाँ पे गुड्स थी मेजरली यहाँ शिफ्ट कर दी, यहाँ पे गुड्स थी मेजरली यहाँ शिफ्ट कर दी। इसकी वजह से देयर वाज ड्रॉप इन प्राइसेस इन द कमोडिटीज। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि प्राइसेस जो है इतनी कम अब हमेशा नहीं रहेंगी। उसकी वजह ये है कि हम काफी सारी चीजें जो है वो इंपोर्ट करते हैं। अगर आप इंपोर्ट का देखोगे, हमारा मेजरली क्या होता है, हर सेक्टर में इंपोर्ट काफी ज्यादा है, ठीक है। अब इंपोर्ट किस किस सेक्टर में हमारा सबसे ज्यादा है, ये थोड़ा सा डेटा ध्यान रखना, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स जो है हमारे 90% जो है वो इंपोर्ट होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कॉपर, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, उसमें अगर आप देखोगे 35%, ठीक है, वो किसमें, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड क्रूड ऑयल, 35% हम इसका इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम या बाकी चीजें जो है, इनमें कई सारी चीजें जो है, टोटल इंपोर्ट्स जो है हमारा क्रूड ऑयल ही सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम करते हैं, क्वार्टर ऑफ द अराउंड 1/4 इज इंपोर्टेड, ठीक है। अब इंपोर्ट होने की वजह से अगर इन किसी भी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो उसका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इंपोर्ट बिल मींस हमको उसके लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। इंपोर्ट बिल जब बढ़ेगा तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। प्लस रुपी ऑलरेडी हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है कंसिस्टेंटली, रुपी की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, रुपी की परचेजिंग पावर कम हो रही है, ठीक है। अब रुपी डेप्रिसिएशन में जहां तक बात करेंगे, अगर हम देखेंगे फरवरी 2025 से और 2026 तक 4% डिप हुआ है रुपी के अंदर, ठीक है। तो रुपी भी डेप्रिशिएट हो गया, इंटरनेशनल जो हमारे इनपुट्स हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ गई, ठीक है, और ग्लोबल प्राइसेस भी बढ़ गई, और आईजीएसटी जो है वो भी बढ़ गया। आईजीएसटी किस पे, इंपोर्ट्स के ऊपर, खासकर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने के लिए इंपोर्ट को हम मानते हैं इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट जैसा। तो इंपोर्ट जितनी भी कमोडिटीज होती हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है आईजीएसटी के फॉर्म में वो भी थोड़ा ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये आईजीएसटी ज्यादा होने की वजह से हायर इनपुट कॉस्ट की वजह से और लो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, ये सारे कॉजेज हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट्स पे इसकी वजह से हमें रिलीफ मिला था वो अब इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट और डेप्रिशिएटिंग रुपी की वजह से बैलेंस हो जाएगा। तो जो सस्ती चीजें थी वो भी अब नॉर्मल रेट्स में मिलेंगी, उतना लंबे समय तक हमें वो सस्ती चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। रीथिंकिंग टैक्स सर्चेस, ठीक है, ये बेसिकली बात है सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया ये सेक्शन 132 इनकम टैक्स एक्ट की ऑथोराइज करती है टैक्स अथॉरिटीज को क्या करने के लिए, सीज करने के लिए, प्रेमाइसिस को एंटर करने के लिए जो अनडिस्क्लोज एसेट्स है उनमें, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर जो है कंप्यूटर सिस्टम, वर्चुअल डिजिटल स्पेस, स्मार्टफोन्स, क्लाउड अकाउंट्स, वो सारी चीजों में भी अथॉरिटीज को ऑथोराइज किया जा रहा है कि ये जो है इनको भी चेक कर सकती है फॉर टैक्सेशन पर्पस, ठीक है। अब स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में बैंकिंग का एक एप्लीकेशन होता है, लेकिन प्राइवेट डेटा, हेल्थ रिलेटेड डेटा, बाकी सारी चीजें, कितना सारा डेटा होता है, ठीक है। तो अभी केएस पुट्टुस्वामी केस ने इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी को क्या कहा कि ये ह्यूमन डिग्निटी की इंट्रिंसिक चीज है। इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का। तो अगर आप टैक्स अथॉरिटीज को अलाउ कर रहे हो अपने पर्सनल डिजिटल स्पेस में एंट्री, तो क्या ये सही होगा? और आपने सिर्फ एक इसमें कंडीशन रखी है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास क्या होना चाहिए, रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव इतना वेग टर्म है कि क्या उसके पास रीजन है कि वो बिलीव कर रहा है कि हाँ इसके स्मार्टफोन में मुझे टैक्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है, और पूरे स्मार्टफोन के हर एक स्क्रूटिनी को वो कैसे कर सकता है, ठीक है। अब इसमें कई सारी जो अब ये वाली सेक्शन 132 जो है ये चैलेंज भी हुई थी एक केस में 1974 में, दैट इज कॉल्ड एज पूरनमल, ओके, पूरनमल केस 1974 ये चैलेंज हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये सेक्शन जो है सही है फिस्कल डिसिप्लिन के लिए, फिस्कल प्रूडेंस के लिए और टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये बहुत ज्यादा
जरूरी है। लेकिन अब आप इसको डायरेक्टली सभी लोगों के प्राइवेट स्पेस में डाल रहे हो तो ये बहुत खराब होगा। इसलिए आपको कुछ सेफगार्ड्स लेने पड़ेंगे। सेफगार्ड क्या लेने पड़ेंगे? सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि किस लिमिट तक किसी की डिजिटल पर्सनल स्पेस में आप घुस सकते हो। दूसरा, आपको ये बताना पड़ेगा कि कितना नेसेसरी है किसी इंडिविजुअल की डिजिटल पर्सनल स्पेस में आपको जाना। तीसरा, आपको यह बताना पड़ेगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप वो अपने पास चीजें रखोगे और उनको स्क्रूटिनाइज करके वापस दे दोगे। और चौथा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें फर्स्ट, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आप फोन के अंदर स्क्रॉल कर सकते हो या डिजिटल पर्सनल स्पेस के अंदर स्क्रॉल कर सकते हो। और आपको यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि मिसयूज कैसे प्रिवेंट करोगे एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी का या इंडिविजुअल के पर्सनल डेटा का। ठीक है, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन प्राइवेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड ऑथराइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस आपको बताना पड़ेगा आज की टेक्नोलॉजिकल रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये बेसिकली इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास जो पेटिशन है दैट इज विश्व प्रसाद अलवा। प्लीज रिमेंबर इट इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क थिंग। विश्व प्रसाद अलवा वर्सेस विश्व प्रसाद अलवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026। तो ये कैसे इंश्योर कर पाएगा कोर्ट? इसमें कोर्ट के सामने बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी वर्सेस द फिस्कल प्रूडेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कोर्ट के पास। अब इसका जजमेंट जब आएगा वी विल सी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बैकग्राउंड इसका बता दिया। ठीक हो, नाउ 3 स्पेक्टेटर्स गोर्ड टू डेथ एट बुल चेस इवेंट। ये बुल चेस इवेंट जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मंजूवी रट्टू, MANJU, मंजूवी रट्टू। प्लीज रिमेंबर दिस। मंजूवी रट्टू इज ए बुल चेस इवेंट। इसमें बुल्स, लार्ज नंबर ऑफ बुल्स आर केप्ट बिहाइंड अ बैरिकेड एंड देन लोगों को छोड़ा जाता है, उनके पीछे बुल्स का बैरिकेड रिमूव करके लोगों को बुल्स को छोड़ा जाता है। ठीक है, अब ये बेसिकली ये मंजूवी रट्टू जो बुल चेज ये सेरेमनी है, ये बेसिकली मासी मागम फेस्टिवल के एक पार्ट, ये बेसिक इट इज ए पार्ट ऑफ मासी मागम फेस्टिवल, पार्ट ऑफ मासी मागम फेस्टिवल। ठीक है, मासी मागम फेस्टिवल। तमिल ट्रेडिशन में मासी इज द मंथ जो फेब मार्च में फॉल करता है। ठीक है, मागम इज बेसिकली द स्टार विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल स्टार, रॉयल स्टार। ठीक है, तो इस मंथ में जब ये मागम स्टार अलाइन करता है फुल मून डे के साथ, इट अलाइंस विद, व्हेन इट अलाइंस विद फुल मून डे, व्हेन इट अलाइंस विद फुल मून डे, then it is called Masi Magam festival. Tamil Nadu mein mostly Masi the February March month and Magam star aligns with the full moon day, then this basically festival is observed in Tamil Nadu. Mainly it is celebrated in Tamil Nadu and Puducherry, and it is a festival of purification and ancestral blessings. Please remember this. Okay, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इरूला ट्राइब मैंने लिखा है। इरूला ट्राइब जो एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप, PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है इरूला ट्राइब। ठीक है, तो इरूला ट्राइब जो है ये मेनली सेलिब्रेट करते हैं, महाबलीपुरम के शोर्स पे इकट्ठे होते हैं और वहां पे अपने पेट्रन डाइटी गॉडेस कनियामा का ये वर्शिप करते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो। अब ये महामागम इसी का एक और वर्जन है जो अप्रोक्सीमेटली 12 साल के बाद आता है, आफ्टर 12 ईयर्स। मासी मागम तो एनुअली होता है, महामागम 12 ईयर्स में होता है। 12 ईयर्स में क्या होगा? जब जुपिटर प्लेनेट गुरु एंटर्स द लियो जोडेक साइन, एंटर्स द सिम्हा, गुरु एंटर्स द सिम्हा जोडेक साइन ड्यूरिंग द मासी मागम। मासी मागम मान लो हर साल सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन एक साल ऐसा आएगा जब जुपिटर विल एंटर द लियो जोडेक साइन। ठीक है, और इसको इसीलिए क्या कहा जाता है? कुंभ मेला ऑफ साउथ, महामागम, कुंभ मेला ऑफ साउथ। प्लीज रिमेंबर, आर्ट एंड कल्चर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, inscriptions of Chola dynasty, Raja Chola and Rajendra Chola have recorded land donations and endowments to specify for conduct of this festival. इसका मतलब इसकी हिस्टोरिकल पिनिंग्स है, अंडर पिनिंग्स है हमारी जो साउथ इंडिया के ट्रेडिशन है। ठीक है, तो ये जो है आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मंजूवी रट्टू and then Masi Magam festival, then Mahamagam and how it has been। अच्छा, ये थोड़ा सा एनिमल क्रुएलिटी वगैरह वगैरह के ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स के बारे में
थोड़ा सा इसको देखा जा सकता है, देखा जा सकता है जैसे जल्लीकट्टू को देखा गया था, ठीक है। Thank you so much for joining me. I will be meeting you tomorrow again with some great set of current affairs again. Huh? Thank you.